आशीष घर के दरवाजे पर पहुंचा ही था कि अंदर से पत्नी और मां के लड़ने की आवाज सुनाई देने लगी। आज सच में उसे बहुत गुस्सा आता है और मन ही मन एक फैसला लेता है इन लोगों को सबक सिखाने का। फिर वो गुस्से से अंदर आता है और अपना ऑफिस का बैग सोफा पर पटकते हुए चिल्लाते हुए अपनी पत्नी और मां से कहता है, तंग आ गया हूं मैं आप लोगों के रोज रोज के झगड़े से। एक तो बाहरी दुनिया का टेंशन, ऊपर से काम का प्रेशर। सोचता था घर में खुशी के दो पल जी सकूंगा, पर मैं गलत था। इसलिए मैं अब एक पल भी यहाँ नहीं रहूंगा। मैं इस घर को छोड़कर जा रहा हूँ। फिर आप लोगों की जो मर्जी हो वो कीजिए। ऐसा कहकर आशीष अपने कमरे में जाता है और अपने कुछ कपड़े अलमारी से निकालकर एक बैग में भरकर जाने लगता है। इस तरह नाराज होकर घर से बाहर जाते देखकर आशीष की मां संध्या जी उसका बैग पकड़ लेती है और बेटे से माफी मांगने लगती है। मुझे माफ कर दे बेटा, अब से शिकायत का कोई मौका नहीं दूंगी, पर ऐसे घर छोड़कर मत जा, तेरे सिवा मेरा है ही कौन। कहते कहते आग बढ़ाती है संध्या जी की, पर आशीष आज किसी की बात सुनना नहीं चाहता, इसलिए वो गुस्से से संध्या जी के हाथ से बैग छीनकर कहता है, नहीं रहना मुझे यहाँ मां, हटिए मुझे जाने दीजिए। संध्या जी को पीछे करके आशीष आगे बढ़ता है कि तभी उसकी पत्नी रागिनी उसके सामने आकर खड़ी हो जाती है। फिर गुस्से से कहती है, ये नौटंकी करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर किसी को यहाँ से जाना है तो वो आपकी माँ है, क्योंकि उनकी वजह से घर में कलह होते हैं। रागिनी के मुंह से फिर अपनी माँ के लिए जली कटी सुनकर आशीष को काफी गुस्सा आता है और वो गुस्से से चीखते हुए कहता है, पहले खुद के गिरेबान में झांक कर देखो, फिर किसी और पर उंगली उठाना। और हाँ, ये कोई नौटंकी नहीं, इसलिए रहो तुम लोग यहाँ और अपनी जो मर्जी हो वो करो। ऐसा कहकर आशीष रागिनी को जोर से साइड करते हुए दरवाजे से बाहर निकल जाता है। आशीष को ऐसे जाते देखकर रागिनी का गुस्सा और सातवें आसमान पर चढ़ जाता है और वो गुस्से से बड़बड़ाते हुए कहती है, हाँ जाइए जाइए, खुद 2 घंटे में लौट आएंगे, मुझे भी पता है आपका ये ड्रामा। आशीष रागिनी की बातों को अनसुना करके आगे बढ़ जाता है। आज उसका मन काफी परेशान था, क्योंकि पिछले कई वर्षों से रोज रोज माँ और पत्नी को हर छोटी छोटी बातों पर लड़ते झगड़ते देखता था। ये देखकर उसे बहुत दुख होता था, क्योंकि दोनों रिश्ते उसके लिए बहुत मायने रखती थी। जब से पिताजी इस दुनिया से गए थे, तब से माँ की जिम्मेदारी भी उसकी ही थी, पर रागिनी को संध्या जी फूटी आंख न सुहाती थी। उसे लगता था कि संध्या जी उसके पति को हत्या लेगी और पूरे घर में अपना शासन चलाएगी। बस इसलिए आए दिन उससे झगड़ा करती रहती थी, ताकि माँ बेटे में दूरी आ जाए। और संध्या जी इसी बात को जानकर रागिनी से झगड़ा करती थी कि आशीष पर उनका भी उतना ही अधिकार है जितना उसका। मतलब दोनों को आशीष पर और पूरे घर पर अपना अपना आधिपत्य जमाना था। इसलिए दोनों सास बहू में होड़ लगी रहती थी, जिसे आशीष बखूबी समझ रहा था, और इसी बात से हाथ भी था कि उसे कोई समझना ही नहीं चाहता है। उसके दर्द, उसकी तकलीफ से दोनों को कोई फर्क नहीं पड़ता था। बस अपने अपने सुख सुविधा और अपनी भावनाओं की फिक्र थी, जो आशीष के लिए धीरे धीरे असहनीय हो गया था। वो बड़ी दुनिया से उतना परेशान नहीं था जितना वो आंतरिक कलह से परेशान हो गया था। वो हर कोशिश करके देख लिया था, पर माँ और पत्नी के बीच की दूरी कभी कम नहीं कर पाया। वो आज सच में परिस्थिति से हार चुका था, इसलिए उसके लिए घर छोड़कर जाना ही सबसे बेहतर उपाय लगा। बस इसलिए वो माँ और पत्नी से तंग आकर ट्रेन पकड़कर बनारस निकल जाता है और बाबा विश्वनाथ की नगरी, क्योंकि उसे अपने महादेव पर पूरा विश्वास था कि ऐसा करने पर
वे दोनों सुधर जाएंगे और आपसे तालमेल से अपनी जिंदगी गुजारेंगे। इधर आशीष के ऐसे नाराज होकर घर छोड़कर चले जाना दोनों सास बहू को बर्दाश्त नहीं हो रहा था। आशीष के कदम बाहर रखते ही दोनों एक दूसरे पर दोष मढ़ने लगे। संध्या जी चीख चीख कर अपनी बहू रागिनी को कह रही थी, तू जब से मेरे बेटे की जिंदगी में आई है तब से मेरे बेटे की जिंदगी को नर्क बना दिया है। तेरी वजह से आज वो घर छोड़कर चला गया है, पर देखना जैसे ही उसका गुस्सा ठंडा हो जाएगा वो मुझे अपने साथ ले जाएगा। फिर देखना तुझे कैसे तेरे मायके भेजवाती हूं। सास की जली कट्टी सुनकर रागिनी भी कहाँ चुप रहने वाली थी। वो भी सास को पलट कर जवाब देती है, बड़ी आई मुझे मायके भेजवाने वाली, आपका बेटा मुझसे प्यार करता है, मैं उनके हर जरूरतों का ख्याल रखती हूँ। वो आप जैसी सास है जिन्हें हमारा सुख बर्दाश्त नहीं होता, इसलिए हमेशा हम दोनों के बीच जहर घोलते रहती। अरे इतना ही आधिपत्य जमाना था बेटे पर तो उसके साथ ही नहीं करना था, फिर बांधी रहती अपने पल्लू से। मुझे तो आपसे बात करने का मन भी नहीं करता, पर आप ही बार बार ताने दे देकर मुझे विवश करती हैं झगड़ा करने के लिए। ऐसा कहकर रागिनी अपने कमरे में चली जाती है और आशीष के लौटने का इंतजार करने लगती है। उसे लगा कि आशीष गुस्से में गया है, कुछ देर में उसका गुस्सा शांत होगा तो खुद घर वापस आ जाएगा। इधर संध्या जी भी दरवाजे पर आंखें बिछाए बैठी थी कि आशीष का गुस्सा शांत होगा तो वो घर लौट आएगा, पर रात बीतने को था पर अभी तक आशीष लौटा नहीं। रात बस यूं ही आशीष के इंतजार में कट गया, पर सुबह जब संध्या जी की आंख खुली तो वो भागकर अपने बेटे के कमरे के पास गई तो देखा रागिनी भी हैरान परेशान हॉल से आ रही थी, जिसे देखकर संध्या जी बोली, बहू आशीष आया क्या? नहीं माँ जी, मैं भी बाहर उन्हें ही देखने गई थी, मुझे लगा रात को वो आ गए होंगे और बाहर हॉल में सो रहे होंगे, पर वो नहीं आए। लगता है इस बार वो सच में काफी नाराज है। हाँ बहू, इस बार वो सच में काफी नाराज है, इसलिए अभी तक नहीं लौटा। ऐसा कर उसके मोबाइल पर फोन कर और पता कर कि वो कब तक घर आएगा। संध्या जी बोली, माँ जी मैं कल रात से ही इनके फोन ट्राई कर रही हूँ पर फोन स्विच ऑफ आ रहा है। रागिनी भी हैरान परेशान होते हुए कहती है, हाँ बहू, मैं भी कई बार आशीष का फोन लगा रही थी पर नहीं लग रहा था। मेरा तो जी बहुत घबरा रहा है, जाने कहाँ होगा मेरा बच्चा। ऐसा कर कि उसके दोस्तों को फोन कर और पूछ कि वो कहाँ है। जी माँ जी कहकर रागिनी आशीष के सभी दोस्तों को फोन करती है, पर आशीष कहीं नहीं था। दोनों सास बहू को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर आशीष गया तो गया कहाँ। संध्या जी अपने सभी रिश्तेदारों को फोन करती है और रागिनी भी अपने सभी जान पहचान वालों को फोन करती है, पर आशीष का कहीं कुछ पता नहीं चलता। अब तो दोनों के पास आशीष का इंतजार करने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा था, इसलिए दोनों सास बहू आशीष के लौटने का इंतजार करने लगी। इस तरह देखते देखते एक हफ्ते का समय निकल गया। अब तक संध्या जी और रागिनी को दिन में तारे दिखने लगे थे। बेटे और पति के बिना जीवन काटना दोनों के लिए बेहद कठिन लग रहा था। साथ में दोनों को अपनी अपनी गलती का एहसास भी होने लगा था। अब दोनों सास बहू को आशीष के तकलीफ का भान होने लगा था, इसलिए दोनों बेचैन हो गए थे आशीष को देखने के लिए। अब दोनों का जीवन जीना मुहाल हो रहा था। बार बार दोनों को जीवन के सत्य का ज्ञान हो रहा था कि अगर सच में आशीष लौट के नहीं आया तो दोनों किस प्रकार अपनी अपनी जिंदगी काटेंगे। अब एक एक पल काटना मुश्किल हो रहा था। इस दौरान आशीष का ना ही कोई फोन आया और ना ही कोई मैसेज, और देखते देखते 15 दिन निकल गए। इधर संध्या जी
और रागिनी का रो रो कर बुरा हाल था। दोनों सास बहू एक दूसरे का ढाढ़स बांधते और मिलजुल कर रहने लगे। जब दोनों सास बहू एक दूसरे के दुख दर्द में एक दूसरे का ख्याल रखने लगे, तब एक दिन एक पोस्टमैन आया एक चिट्ठी लेकर, जिस पर किसी का भी नाम नहीं लिखा हुआ था। बस एक एड्रेस लिखा था जिस पर आकर मिलने कहा गया था। अनजान व्यक्ति का ऐसा चिट्ठी देखकर दोनों सास बहू काफी डर जाते हैं, पर दिल में एक उम्मीद थी कि शायद ये आशीष हो। बस यही सोचकर दोनों सास बहू उस एड्रेस पर पहुंच जाते हैं जो उसी के मोहल्ले के पास था। वे दोनों फटाफट उस एड्रेस पे जाते हैं और दरवाजे की घंटी बजाते हैं। दरवाजा जैसे ही खुलता है, संध्या जी और रागिनी के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि सामने एक औरत खड़ी थी और उसके पीछे आशीष खड़ा था। उस औरत को देखकर रागिनी के चेहरे का रंग ही उतर गया, क्योंकि वो नई नवेली दुल्हन के जैसी दिख रही थी। अब तक जो उसे लग रहा था कि आशीष उससे बहुत प्यार करता है और वो उसे छोड़कर किसी और के पास नहीं जा सकता है, ये भ्रम आज टूट चुका था। वे इतने दिनों बाद आशीष को देखकर भी बिल्कुल खुश नहीं थी। खैर, उस औरत के कहने पर संध्या जी और रागिनी अंदर आती है। संध्या जी आशीष को देखते ही सीने से लग जाती है और फुट फुट कर रोने लगती है। फिर रोते रोते अपने बेटे से माफी मांगने लगती है। मुझे माफ कर दे बेटा, मुझसे गलती हो गई, पर ऐसे नाराज होकर कोई घर छोड़ता है? पर देख तो तेरे बगैर हमारा क्या हाल हो गया। चल बेटा घर चल। संध्या जी के बात खत्म होते ही रागिनी भी आशीष के पैरों में गिरकर माफी मांगने लगती है और घर चलने की गुजारिश करने लगती है। पर आशीष अभी भी थोड़ा नाराज था, इसलिए कहता है, कौन सा घर मां, कौन सा घर रागिनी, जहां मेरी भावनाओं के बारे में कोई नहीं सोचता, जहां मेरी तकलीफों का किसी को कोई भान नहीं है। बस अपने अपने स्वार्थ पूर्ति के लिए दोनों आपस में झगड़ते रहते हैं। एक को अपने पति पर आधिपत्य जमाना है और एक को अपने बेटे पर, परंतु किसी को मेरी चिंता नहीं है। मैंने तो आप दोनों को कभी नहीं बांटा, दोनों के भावनाओं को पूरा ख्याल रखा, दोनों की जरूरतों को पूरा करने के लिए ही मैं दिन रात मेहनत करता हूँ, दुनिया से हर दिन झेलता हूँ। पर आप लोगों को उससे कोई लेना देना नहीं है। बस आपस में कलह करना है और मेरे सुख चैन को छीन लेना है। इसलिए मैंने आप दोनों को यहां बुलाया है। ये रहे मेरे कमाए पैसे जो मैंने फिक्स डिपॉजिट कर रखा था, उसे आप दोनों के नाम कर दिया है। और ये रहे कुछ प्रॉपर्टी जो मैंने आप दोनों के नाम कर दिया है। अब आप लोग अपनी अपनी मर्जी से अपना अपना जीवन जी सकते हैं। कुछ पेपर संध्या जी और रागिनी के सामने रखते हुए आशीष कहता है, फिर कहता है, मैंने दूसरी शादी कर ली है, इसलिए अब मैं आप लोगों के साथ नहीं रहूंगा। इतना सब सुनने के बाद तो जैसे रागिनी और संध्या जी के पैरों तले की जमीन ही खिसक जाती है। इतनी छोटी बात के लिए आशीष ऐसा कुछ कर सकता है, ये दोनों ने सपने में भी नहीं सोचा था। रागिनी तो जैसे पागल ही हो गई थी। वो तो फफक फफक कर रोने लगी और आशीष के आगे गिड़गिड़ाने लगी, भगवान के लिए ऐसा मत करिए, आपके 2 बच्चे हैं, उसके बारे में तो कुछ विचार किया होगा। कह दीजिए कि ये झूठ है, आपने कोई शादी नहीं की है। आप मेरे साथ इतना बड़ा अन्याय नहीं कर सकते। बोलिए ना, झूठ है। इस तरह रागिनी बिलख बिलख कर रो रही थी। बहू की दशा देखकर संध्या जी को रहा नहीं गया और वो भी आशीष के सामने हाथ जोड़ लेती है और कहती है, बेटा कह दे ये झूठ है, तूने ऐसे दूसरी शादी नहीं कर सकता, तू ऐसे दूसरी शादी नहीं कर सकता है, इतना बड़ा अन्याय नहीं कर सकता तू मेरे बहू के साथ और मेरे पोते पोतियों के साथ।
मैं कभी तेरे इस नाजायज रिश्ते को स्वीकार नहीं करूंगी। मैं हमेशा अपनी बहू की ढाल बनकर खड़ी रहूंगी और तुझे इस नाजायज रिश्ते को तोड़ना ही पड़ेगा। मुझे नहीं चाहिए धन दौलत बेटा, बस मुझे मेरा पुराना परिवार लौटा दे। मैं तेरे सामने अपनी बहू की खुशियों की भीख मांग रही हूँ बेटा। ऐसा कहकर संध्या जी अपनी बहू रागिनी को सीने से लगाकर चुप कराने लगती है। पर आशीष बिल्कुल शांत खड़ा चुपचाप सास बहू के प्रेम और समर्पण को देख रहा था, जो कहीं खो गया हुआ था। उसे इस बात की तसल्ली हो गई थी कि अब सास बहू के रिश्ते में मिठास खुल चुकी है और एक दूसरे के रिश्ते का विभान हो चुका है। इसलिए वो किसी को इशारा करता है कि तभी उसका दोस्त कार्तिक उसके बच्चों को लेकर अंदर आता है। बच्चे दौड़कर अपनी दादी और माँ के गले लग जाता है और जोर जोर से हंसने लगता है। मम्मी और दादी बुद्धू बन गए, मम्मी और दादी बुद्धू बन गए। बच्चों की आवाज सुनकर संध्या जी और रागिनी जैसे ही पीछे मुड़ती है, वैसे ही सबकी हंसी छूट जाती है। सब खिलखिलाकर हंसने लगते हैं। फिर आशीष का दोस्त कार्तिक कहता है, माँ जी और भाभी जी, ये मेरी पत्नी है और हमारी शादी अभी कुछ महीनों पहले हुई। जब आशीष से मैं मिला तो वो काफी परेशान था। उसने अपना दर्द मुझे बताया। फिर मैंने उसे ऐसा करने को कहा क्योंकि मेरी भाभी और मेरी माँ के बीच भी ऐसे ही आए दिन झगड़े होते थे। भैया ने तंग आकर अपने जीवन को खत्म करने का ही निश्चय कर लिए थे। तब पापा ने उन्हें खूब डांटा और उन्हें ये उपाय सुझाया। भैया भी ठीक आशीष की तरह ही किए और बाद में माँ और भाभी के रिश्ते में मिठास भर गया। इस तरह एक परिवार फिर से सुधर गया और दोनों सास बहू के बीच प्यार के रिश्ते बन गए। प्रिय दोस्तों, सास बहू के झगड़े तो आदिकाल से चले आ रहे हैं, पर अब समय की डिमांड है कि हम इस रिश्ते की अहमियत को समझें, जिससे आपका परिवार टूटने से बच सके। ये दोनों ऐसे रिश्ते हैं जिसमें एक आदमी जुड़ा रहता है और उसके लिए ये दोनों रिश्ते बहुत अहम होते हैं। वह न माँ के प्रति अपनी जिम्मेदारी छोड़ सकता है और न ही अपनी पत्नी के प्रति। इसलिए अपने बेटे और अपनी पति के भावनाओं को समझे और उनका सम्मान करें। आपको मेरी कहानी कैसी लगी जरूर बताएं और पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट करें। अगर आपको मेरी कहानियाँ पसंद आ रही हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको नई नई कहानियाँ सुनने को मिले। साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं जिससे आपको नई नई कहानियों की जानकारी मिल सके। अगर आप कोई सुझाव देना चाहते हैं तो बेझिझक लिख भेजिए, हम जरूर उस पर काम करेंगे। साथ ही आप कुछ और कहानियाँ सुनना चाहते हैं तो मुझे उस टॉपिक के बारे में जरूर बताएं ताकि मैं वैसी ही कहानियाँ आपके सामने प्रस्तुत करूं। धन्यवाद।